ये कहलाता है सिंपल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया था HCP। HCP होता है हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। HCP यहाँ पर मैंने लिख दिया था ना, इसको हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। दिस इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। सिंपल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना हुआ है ये यहाँ पर, और हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर एक एटम और भी होता है यहाँ। तो उसके अंदर जब एक एटम बढ़ जाता है तो उसका जो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन है वो भी बढ़ जाएगा। तो मैं अभी हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर को डिस्कस नहीं कर रही हूँ, मैं अभी कर रही हूँ सिंपल HCP को। ओके, सिंपल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम इसका एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। इसका एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें इसके नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, ठीक है। कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं इसके अंदर, हमने निकाले थे लास्ट, नहीं निकाले थे हमने इसके अंदर। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग जो है वो ऑफ हो गई थी। मैं यहाँ से दोबारा से आपको बता देती हूँ। ये अगर मेरे पास हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के अंदर मुझे जो है वो नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स जो है वो मैं कैलकुलेट करना चाह रही हूँ इस पूरे हेक्सागोनल शेप के अंदर। तो अगर मैं गौर से देखूं तो ये मेरे पास जो है वो क्या है, पूरा के पूरा एक ऑर्थोगोनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर तीन ऑर्थोगोनल मतलब आ रही है। और से देखें अगर आप इसको, मैं ये बना सकती हूँ, ठीक है, एज इट इज सेम। ये पूरा के पूरा एक पीछे की तरफ बन जाएगा, एक पूरा ये बन जाएगा, एक पूरा ये बन जाएगा। तो इस पूरे के अंदर अगर आप देखें तो कॉर्नर्स के ऊपर एटम्स मौजूद है ना, ये कॉर्नर के ऊपर एटम्स मौजूद है। तो मैं निकाल सकती हूँ इसके अंदर से कि एक के अंदर होते हैं 8 एटम्स, और हर एटम जो है 1/8 शेयर होता है। तो ये तकरीबन एक ऑर्थोगोनल के अंदर एक एटम होता है, और अगर 3 है तो हमारे पास 3 एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ गया। ये बिल्कुल जस्ट लाइक अ क्यूब है, हालांकि इसकी लेंथ वगैरह जो है ना वो डिफरेंट होती है, लेकिन क्योंकि इसके कॉर्नर्स के ऊपर ये एटम रखे हुए हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एक पूरे ऑर्थोगोनल स्ट्रक्चर के अंदर जो है 8 एटम्स हैं, और हर एटम जो है 1/8 शेयर हो रहा है। तो ये क्या कितने हो गए एक ऑर्थोगोनल के अंदर, यानी कि ऑर्थोगोनल स्ट्रक्चर के अंदर यूनिट सेल के अंदर एक एटम आ गया। लेकिन हमारे पास इस पूरे हेक्सागोन में 3 ऑर्थोगोनल स्ट्रक्चर मौजूद हैं, तो 3 एटम जो है वो होंगे। इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स, और हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि हम पहले इस पूरे बेस के अंदर देखें। तो अगर मैं इस पूरे बेस के अंदर देखूं तो मुझे ये बात नजर आ रही है कि ये वाला अगर मैं इस तरह से एक्सटेंड कर दूं स्ट्रक्चर आगे, ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि ये वाला जो एक एटम है वो कितने हेक्सागोन्स में शेयर हो रहा है, 1 2 3, यानी कि 3 हेक्सागोन्स के अंदर जो है वो ये शेयर हो रहा होगा, 3 ऊपर और 3 नीचे। 3 ही हेक्सागोन्स जो होंगे उसके नीचे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोन्स ऐसे हैं जो कि सॉरी 6 एटम्स ऐसे हैं जो कि 1/6 शेयर हो रहे हैं इस वाले बेस में, बेस एटम्स में, ठीक है। और ये 1 2 3 4 5 6 वाले ऊपर ऐसे हैं जो कि 1/6 शेयर हो रहे हैं। और ये वाले जो 2 एटम्स रखे हुए हैं ये हाफ हाफ शेयर हो रहे हैं।
तो अगर मैं यहाँ से भी निकालूं ना तो मेरे पास कितना आ जाता है, 3 एटम्स आ जाते हैं। इस तरह से भी अगर मैं निकाल रही हूँ तो दोनों तरीके से जो है ना वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि 3 एटम्स जो है ना सिंपल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होते हैं। और अगर HCP हो, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर हो, तो इसमें एक एटम एक्स्ट्रा होता है तो उसमें भी 4 हो जाएंगे, ठीक है, 4 एटम्स। लेकिन नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंपल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, तो इसमें 3 एटम्स होते हैं। एक एटम का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³ होता है अपॉन वॉल्यूम ऑफ दी HCP स्ट्रक्चर। अब इस वॉल्यूम जो है वो हम निकाल चुके हैं, अभी हमने कितना निकाला था, 3/2 a²c। ठीक है, ये मैंने जब लेक्चर स्टार्ट किया था तो यहीं से स्टार्ट किया था, ये निकला था वॉल्यूम, ओके, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का 3/√3। सही। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज लिख ली, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन किस तरीके से निकालेंगे सिंपल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का। और अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें जो है ना वो रिलेशनशिप निकालना है किसके दरमियान, ए और आर के दरमियान, सी और आर के दरमियान। ये जो है सिंपल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के अंदर अब हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि हम किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के अंदर भी जो है ना हमें बहुत आसानी है कि हम जो है वो अगर इस स्ट्रक्चर को एनालाइज करें तो हमें पता चलता है कि A बराबर है 2R के, यानी कि यहाँ पर भी ये जो चीजें हमें अलग अलग नजर आ रही हैं। बेसिकली अगर मैं एक H को देखूं तो ये जो A है हमारा, ये जो A है हमारा, इसके अंदर ये एटम्स जो है वो जुड़े हुए रखे हुए होते हैं। तो A = 2R है। और ये जो पूरी जो C लेंथ है C, ये भी जो है वो हमें बराबर नजर आती है 2R के, ठीक है, C = 2R। और हम एक तरह से कह सकते हैं कि इसके अंदर A और C स्पेशल तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें A भी 2R है, C भी 2R है, तो A और C भी जो है वो क्या है, बराबर है। लेकिन ये कि HCP में ऐसा नहीं होता, C ≠ 2R होता है। तो खैर बहरहाल यहाँ हमें पता चल गया कि A 2R है, C 2R है, तो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। और मैं ये सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर जो है ना वो डायरेक्ट लिख रही हूँ, उसको पूरा सॉल्व नहीं कर रही हूँ। आप लोग यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये निकल कर आता है 60%, यानी कि इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकलता है 0.6। तो हमें पता चलता है कि ये जो SCP स्ट्रक्चर है, ये SCP स्ट्रक्चर जो है तकरीबन जिस मटेरियल का भी होगा वो 60% जो है ना वो भरा हुआ होगा और 40% जो है वो तकरीबन एम्प्टी होगा। तो सिंपल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का जो है वो इस तरीके से एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो हम लोग निकालते हैं। एक टॉपिक जो है वो मैं आप लोगों को और पढ़ा रही हूँ, विच इज दी प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में, कि हाउ वी कैन डिटरमाइन द प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को शुरू में थोड़ी सी बताई थी कि प्रिमिटिव यूनिट सेल कैसा यूनिट सेल होता है। 2 डेफिनेशन हम लोगों ने इसकी पढ़ी। एक तो हमने एक डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक नंबर ऑफ एटम, यानी कि 1 एटम होना चाहिए इसके अंदर। और एक डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि मिनिमम इसका जो है वो वॉल्यूम होता है। ठीक है, दोनों डेफिनेशन में से ये सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट डेफिनेशन है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देती हूँ, मैंने आप लोगों को बताया था प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में, कि प्रिमिटिव यूनिट सेल सबसे छोटा यूनिट सेल होता है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एटम होता है और उसका वॉल्यूम जो होता है वो मिनिमम होता है। सही है। और अगर हम यहाँ पर गौर से देखें तो हमें पता चल जाता है, अभी नंबर ऑफ एटम्स हमने कैलकुलेट करने सीख लिए, कि जिन यूनिट सेल के कॉर्नर्स के ऊपर एटम रखे हुए होते हैं ये तो हमें समझ में आ रहा होता है कि ये जो है ना इनके टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1 होंगे, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। आंख बंद करके हम बता देते हैं इसका 1 होगा, इसका 1 होगा। लेकिन अब कॉर्नर के अलावा और भी एटम्स हमें रखे हुए नजर आ रहे हैं, ये देखो, ये इसके अंदर, इसके अंदर। तो फिर हमें मुश्किल हो जाती है। बाज दफा हमें जो है ना सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है कि छोटे से छोटा यूनिट सेल हम कंसीडर कर लें, यानी प्रिमिटिव यूनिट वेक्टर, प्रिमिटिव यूनिट सेल हम कंसीडर करके सॉल्व कर लें।
तो फिर हमें जो है ना स्पेशली तलाश होती है प्रिमिटिव यूनिट सेल की। तो फिर उस वक्त हम क्या करें? हमें कोई तरीका आना चाहिए कि हम किसी भी यूनिट सेल को प्रिमिटिव बना सकें। तो 2 मेथड्स होते हैं। एक तो मेथड ऑफ और एक कहलाता है विग्नर साइट सेल। 2 मेथड होते हैं जिसके ज़रिए हम प्रिमिटिव यूनिट सेल हासिल कर सकते हैं, यानी सबसे छोटा से छोटा यूनिट सेल हासिल कर सकते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एटम हो। एक को हम कहते हैं मेथड ऑफ पैरेललोपाइड और दूसरे को कहते हैं विग्नर जाइट सेल। यहाँ पर मैंने बीसीसी स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाया था शुरू में। ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है। इसमें मैंने क्या किया कि अब मुझे एक प्रिमिटिव यूनिट सेल चाहिए। प्रिमिटिव यूनिट सेल अगर मुझे चाहिए तो मैंने ऐसे ए बी सी वेक्टर्स जो है ना वो सिलेक्ट कर लिए, इनको मैंने डिफाइन कर लिया यहाँ पर। ठीक है, ऐसे सिलेक्ट कर लिए कि जब मैं इसके पैरेलल लाइंस ड्रॉ करती चली जाऊंगी तो इस तरह का मेरे पास एक पैरेललोपाइड सा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है, और इसकी डायग्राम जो है जी, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम पेस्ट की है और इसमें ये जो 3 मैंने वेक्टर्स डिफाइन किए थे, इनको अगर मैं ट्रांसलेट करती चली जाऊँ तो ये आप गौर से देखें अगर, तो ये एक पैरेललोपाइड बन जाएगा जिसके सिर्फ और सिर्फ अब कॉर्नर के ऊपर क्या आ रहे हैं, एटम्स आ रहे हैं। ये देखें, सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर एटम आ रहे हैं। और अगर आप इस शेडेड डायग्राम को देखें, इसके अंदर कहीं भी सेंटर में कहीं भी कोई एटम नहीं आ रहा होगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर के अंदर एटम्स आ रहे हैं। और अब चूंकि सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर के ऊपर आ रहे हैं तो हम फौरन झट से बता देंगे कि अच्छा भाई, कॉर्नर्स के ऊपर हमने पढ़ा हुआ है कि क्यूब होता है, क्यूब के अंदर कॉर्नर्स के अंदर एटम्स होते हैं जो कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमेशा 1 निकलते हैं। तो यकीनन हमने इसको ऐसा बीसीसी के ये बीसीसी स्ट्रक्चर ही है, लेकिन बीसीसी स्ट्रक्चर के अंदर ही हमने एक ऐसे यूनिट वेक्टर डिफाइन कर दिए हैं कि हम इसके अंदर एक खास ट्रिक के साथ में एक पैरेललोपाइड बना सकते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर के ऊपर एटम्स आएंगे, और जब कॉर्नर पे आएंगे तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 निकलेंगे। और जब एक ही यूनिट एटम होगा तो फिर वो जाहिर है कि वो छोटा भी होगा, उसका वॉल्यूम भी मिनिमम होगा। और उसका अगर वॉल्यूम आपको निकालना है तो क्या करेंगे, ये जो ए बी सी वेक्टर्स हैं इसका आपने डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। ठीक है, इस तरीके से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लेना है तो फिर आपके पास इसका वॉल्यूम भी निकल आएगा। सही है। तो ये जो है प्रिमिटिव यूनिट वेक्टर हासिल करने की हमें ज़रूरत पड़ती है, बाज़ दफ़ा हमें काम पड़ जाता है इससे। अच्छा, इसी तरीके से ये देखें, एफसीसी एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है, एफसीसी, लेकिन इसके अंदर हमें पता है कि ये जो यूनिट सेल है, इसके यूनिट सेल में 4 एटम्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये यूनिट सेल तो है, लेकिन ये प्रिमिटिव नहीं है, यानी ये सबसे छोटा नहीं है। इसको हम सबसे छोटा बना सकते हैं। कैसे? हमने इसी यूनिट सेल के अंदर, उसी यूनिट सेल के अंदर ही हमने ये 3 वेक्टर्स डिफाइन कर दिए, वही ए बी सी। ये छोटे छोटे यूनिट वेक्टर्स हैं। देखो, यहाँ पे वही थे, ए इस डायरेक्शन में था, बी इस डायरेक्शन में था, सी इस डायरेक्शन में था, लेकिन अब ये 3 यूनिट सेल्स के अंदर जा रहे हैं। ये बड़ा है, बड़ा लग रहा है, ये ए की लेंथ ज्यादा होगी, बी की लेंथ ज्यादा होगी, सी की में भी। ठीक है, तो ये देखो, एबीसी यूनिट वेक्टर्स हमने इस तरह से बनाए कि हम एक यूनिट सेल से दूसरे यूनिट सेल के अंदर जा रहे हैं, ये बीसीसी स्ट्रक्चर के अंदर। लेकिन अब यहाँ एफसीसी में क्या हो रहा है, हम एक ही यूनिट सेल के अंदर रहते हुए इस तरह से अपने स्ट्रक्चर्स जो है डिफाइन कर सकते हैं, वेक्टर्स अपने डिफाइन कर सकते हैं। जैसे सी के पैरेलल में मैंने एक ही लाइन बना दी, ठीक है, ये सी हो गया, ये सी हो गया, और ये बी के पैरेलल में मैं लाइन बनाती चली गई, ये हो गया बी, ये बी, ये बी और ये बी, और ए के पैरेलल में लाइन बनाती चली गई, ये पूरा एक ऐसा पैरेललोपाइड स्ट्रक्चर बन गया जिसके सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर के ऊपर अब एटम आ रहा है। और मुझे फौरन पता चल गई ये बात कि अगर कॉर्नर के ऊपर एटम होंगे तो वो यूनिट सेल जो है वो मेरा प्रिमिटिव कहलाएगा। खास यूनिट सेल होता है जिसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। और ये उस प्रिमिटिव यूनिट सेल के वेक्टर्स हैं। ये याद रख लीजिए, ये बहुत काम आते हैं बार बार। ठीक है, ये भी याद रखने पड़ेंगे और ये भी याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, और इसका वॉल्यूम अगर हमें निकालना है तो आप इसकी एनालिसिस करके इसका वॉल्यूम भी अलग से डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसका वॉल्यूम किस तरह से हम डिटरमाइन करते हैं। तो एक तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि प्रिमिटिव यूनिट सेल होता क्या है, उसमें हम किस तरीके से उसको हासिल करते हैं। 2 तरीकों से, एक तो पैरेललोपाइड होता है और एक विग्नर जाइट सेल होता है।
विग्नरजाइड सेल जो है 2 डायमेंशनल के अंदर मैं आपको बताती हूँ कैसे निकालते हैं। अगर मेरे पास कोई भी एक स्ट्रक्चर है, जैसे ठीक है, तो मैंने अपना यूनिट सेल जो है ना मिसाल के तौर पे इस तरह से डिफाइन किया हुआ था। लेट सपोज कि इस तरह से डिफाइन किया हुआ था, लेकिन मुझे इस यूनिट सेल के अंदर क्या हो रहा था, इस यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स थे वो ज्यादा आ रहे थे। तो अब मैं क्या करूंगी कि मैं नंबर ऑफ एटम्स जो है वो किस तरह से 1 ले लूंगी कि अगर मैं सपोज कर लूं कि मैं अपना यूनिट सेल छोटा कर लूं, बजाय ये 2 लेने के मैं इसको छोटा कर लूं और ये जो मेरा यूनिट एटम है ये सेंटर में आ जाए, ठीक है, तो कॉर्नर के ऊपर कोई एटम रखे हुए नहीं हो, तो उस सूरत में भी तो मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल 1 हो जाएंगे। तो ये भी तो मेरा जो है वो क्या बन जाएगा, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल बन जाएगा। तो ये मेथड जिसके अंदर एटम्स कॉर्नर पे नहीं आते, सेंटर में आते हैं, इसके अंदर क्या होता है, कॉर्नर में होते हैं एटम्स, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एटम होता है सेंटर में। तो इस तरीके को हम क्या कहते हैं, विग्नरजाइड सेल। और विग्नरजाइड सेल बनाने का तरीका ये होता है कि ये जो भी एक्सेस आपके पास हैं, ठीक है, इसका एक बाइसेक्टर आप ये जो एटम है, ठीक है, इस एटम के ऊपर आप सबसे पहले एक्सेस डिफाइन करते हैं, पहला स्टेप। इसके ऊपर बाइसेक्टर जो है वो आप डिफाइन करते हैं, ठीक है, दूसरा दूसरा स्टेप, और उसके बाद आप इन बाइसेक्टर्स को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये 2 डायमेंशन के अंदर तो ये आराम से हमें समझ में आ जाता है, लेकिन 3 डायमेंशन के अंदर इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन स्टिल इट इज वेरी यूजफुल। विग्नरजाइड सेल जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर की एनालिसिस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसकी एक आध एग्जांपल मैं आप लोगों को बताती हूँ। जी ये देखिए, एक जो है ना, मैं यहाँ पर एक डायग्राम कॉपी किए, इसके अंदर 3 एक्सिस डिफाइन किए हैं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, एक मिनट। 2 एक्सिस के बजाय अब 3 एक्सिस डिफाइन किए हैं, ये 2 डायमेंशनल डायग्राम। और ये वाला जैसे देखें, ये वाला एक्सिस है ना, ये वाला एक्सिस, इसके बाइसेक्टर गिराया है परपेंडिकुलर, ये। अच्छा, फिर ये वाली लाइन थी, ये वाली लाइन, ये एक एक्सिस था, तो इसका भी इन्होंने क्या किया, बाइसेक्टर गुजारा ये। और एक ये वाला एक्सिस था, इस वाले एक्सिस का इन्होंने बाइसेक्टर गुजारा ये। तो आपने यहाँ पर चूंकि 2 डायमेंशनल डायग्राम है लेकिन 3 एक्सिस डिफाइन किए हुए हैं, तो 3 एक्सिस के हिसाब से 3 बाइसेक्टर आएंगे, ये आपका विग्नरजाइड सेल बन जाए। यहाँ पे मैंने क्या किया था, 2 डायमेंशनल डायग्राम थी, 2 ही एक्सिस थे, तो उसके परपेंडिकुलर मैं गुजार रही थी, तो मैंने इसको जस्ट ड्रॉ कर दिया। तो विग्नरजाइड सेल का जो शेप निकला वो एक स्क्वायर टाइप का ही निकला। ये जो है शेप 6 साइड से हेक्सागोनल टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये मैंने बनाया है विग्नरजाइड सेल किसके अंदर, 3 डायमेंशन के अंदर। और ये विग्नरजाइड सेल जो है वो मेरा किस चीज का है, बीसीसी का, ओके। बीसीसी का विग्नरजाइड सेल स्ट्रक्चर है ये बीसीसी का विग्नरजाइड सेल स्ट्रक्चर है। और क्योंकि सेंटर में एटम होता है ना, तो हमने उस शेप को, जितने भी एक्सेस थे उसके ऊपर हम प्लेन्स, अब जब कट करेंगे तो प्लेन बनेगा। तो ये प्लेन, ये प्लेन, ये देखें कितनी कॉम्प्लिकेटेड सी इसकी पिक्चर आ रही है। तो ये बेसिकली इसके अंदर भी हम बीसीसी स्ट्रक्चर को ऐसे तोड़ सकते हैं कि हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स कट करते चले जाएं कि इसका जो ये सेंटर वाला एटम था ना, वो सिर्फ एक रह जाए और उसके बाकी और प्लेन्स में कहीं भी कोई भी एटम ना हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने एक प्रिमिटिव यूनिट सेल डिफाइन किया था बीसीसी का, उसके सिर्फ कॉर्नर के ऊपर आ रहे थे। तो अब हम एक ऐसा सेल बना रहे हैं जिसका जो सेंटर वाला एटम है सिर्फ वो एक सेपरेट हो जाए। तो मजे की बात यह है कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आपको लग रहा है, ये है यूनिट सेल ही। इसी फुटबॉल टाइप का जो भी स्ट्रक्चर आपको लग रहा है, इसको अगर आप ट्रांसलेट करते चले जाएंगे तो आपको पूरा के पूरा बीसीसी स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, विग्नरजाइड सेल किस तरीके से हम हासिल करते हैं। 3 डायमेंशन में हासिल करना मुश्किल है, लेकिन
हमें बस जस्ट डेफिनेशन पता हो गई है कि किस तरीके से हम इसको हासिल कर सकते हैं।